बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें मैं आज समझना चाहता हूँ और कोशिश करूँगा, मेरी कोशिश होगी और सिंसियर कोशिश होगी मेरी कि मैं इन चीज़ों का हल निकाल के आपके सामने रख सकूँ। लेकिन अगर हल ना निकले तो मेरा उसमें कसूर नहीं है। मैं दोनों पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आऊँगा जनाब। उसमें नून लीग भी होगी और पीटीआई भी होंगे और दोनों पढ़े लिखे लोग होंगे। और अगर मेरी कोशिश से एक ब्रिज बिल्डिंग का किरदार होता है, ब्रिज बिल्डिंग होती है जनाब बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, और ये एक ब्रिज बिल्डिंग होती है, हमेशा होती है और बिहाइंड द सीन होती है। और वो इसलिए होती है जनाब कि कोई ना कोई कवानीन जो है उनके अंदर सजेशंस अगर ऑपोजिशन की तरफ से आती है और गवर्नमेंट उसके अंदर बैठ के उसकी नोक पलक ठीक कर देती है और वो कवानीन बन जाते हैं। और कवानीन इसलिए बन जाते हैं कि लोअर हाउस और अपर हाउस में मिल के उसकी वोटिंग हो जाती है और ऑपोजिशन वाले भी मिल जाते हैं उसके अंदर अगर उनको सूट करे तब। लेकिन अगर ये कवानीन की शक्ल इख्तियार नहीं करते तो देन इट्स अ इशू, और वो इशू जो है वो स्टैंड स्टिल हो जाती है सारी चीज़ और कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती। सो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कवानीन बनाना चाहती थी हुकूमत और उसके कुछ ड्राफ्ट पेश किए गए थे शुरू के 90 दिन के अंदर अंदर, लेकिन वो उस पर अभी तक कोई आगे पेशरफ्त नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी, हो भी सकेगी या नहीं हो सकेगी। सेकेंडली मैं ये चाहूँगा कि मुझे पता चले और आपको भी पता चले कि यहाँ से जनाब आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें ये आती हैं जनाब के शायद जनाब मियाँ साहब कोई जनाब डील कर रहे हैं, शायद जनाब नवंबर दिसंबर में जनाब हुकूमत जो है वो फारिग हो जाएगी, शायद जनाब यहाँ से जनाब लोग बाहर चले जाएंगे या मियाँ साहब बाहर चले जाएंगे, 10 साल के लिए मरियम बीबी पे जनाब कदगन लग जाएगी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ये शायद की जो आवाज़ें आती है कि शायद ऐसे हो जाए, शायद वैसे हो जाए, शायद इस तरह चल जाए, और स्पेशली ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं। मैं इसलिए ये सारी बातें करना चाहता हूँ, इसलिए ये सारी बातें सामने रखना चाहता हूँ, आपके भी सामने रखना चाहता हूँ कि सारा दिन आप भी सोशल मीडिया पे यही चीज़ें देखते हैं। अगर ये सिनेरियो सामने हो तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर ऐसा हो जाए तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो ये सारी चीज़ें फीडबैक के लिए भी हो सकती है। हकीकत इसमें कम होती है लेकिन फीडबैक लेने के मकासद जो है वो ज़्यादा होते हैं। मैं इन सब चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं आज जनाब मलिका बुखारी साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कानून और इंसाफ की, राना मोहम्मद अफजल साहब बहुत सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। मलिका बुखारी साहिबा, यहाँ पे र्यूमर्स चल रही हैं और र्यूमर्स पे बात तो नहीं करनी चाहिए, बट देन अगेन आजकल ज़रा थोड़ा सा र्यूमर्स पे भी बात कर ली जाए तो बेहतर होता है और इस पर कोई ना कोई सदाकत भी होती है, चाहे 1% ही हो या 0.1% हो। कहा यह जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई सेटलमेंट करने लगे हैं और उसके बाद जाएंगे। पहली तो बात यह सेटलमेंट करते भी हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अगर करते हैं तो नैब जो है कैसे फिगर आउट करेगी, तखमीना कैसे लगाएगी कि इतना गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा और उसके बाद कोई प्री बार्गेन की जाएगी। जी, थैंक यू राना साहब फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा ये सारे रूमर्स हैं एंड रूमर्स के बेसिस पे कोई डिटेल्ड इफेक्टिव जवाब देना तो मुश्किल है, बट अगर हम उस प्रोसेस को देखें, लीगल प्रोसेस को, जिसके थ्रू अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त कोट लखपत जेल में अपना सेंटेंस काट रहे हैं, अगर वो प्ली बार्गेन या वॉलंटरी रिटर्न की प्रोविजन को एक्सरसाइज करना चाहें तो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर एक शिक मौजूद है जो नैब चेयरमैन को एम्पावर करती है कि वो अपनी डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करके एक अमाउंट डिटर्मिन करें और उस अमाउंट के बेसिस के ऊपर किसी को प्ली बार्गेन या वॉलंटरी रिटर्न ऑफर करें, और वो केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। बट इस वक्त जो वॉलंटरी रिटर्न है उसके ऊपर एक एम्बार्गो लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसने इस पूरे प्रोसेस के ऊपर क्रिटिक की, इसका नोटिस लिया सुओ मोटो और इस पर डायरेक्शन दी है हुकूमत वक्त को कि आप वॉलंटरी रिटर्न का जो लॉ है अंडर सेक्शन 25A ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस उसको आप रिव्यू करें और उसको आप अमेंड करें। क्योंकि पहले ये हो रहा था कि लोग अपनी डिस्क्रेशन के अंदर नैब चेयरमैन को एक अमाउंट ऑफर करते थे। नैब चेयरमैन के पास बहुत वाइड पावर्स थे कि वो कोई भी अमाउंट एक्सेप्ट करे एंड उस अमाउंट को एक्सेप्ट करने के बाद वो लोग स्कॉट फ्री यानी किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर अपनी जॉब पे काम भी कर सकते थे और वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं होते थे अपने पब्लिक ऑफिस से। और सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट है, एक बड़े ऑनरेबल एक्स सुप्रीम कोर्ट जज
जस्टिस अजमत सईद शेख की, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, जब कोई इंसान वॉलंटरी रिटर्न एक्सरसाइज करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, उनको अपने ओहदे से डिस्क्वालीफाई भी होना चाहिए, उन पे एम्बार्गो भी लगना चाहिए कि वो कितने अरसे तक एक पब्लिक ऑफिस होल्ड ना कर सके, और ये सारा प्रोसीजर शुड बी सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी एंड अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ही राइट फोरम है जिसके अंदर आप ये चीज़ लेके जाएं और फिर कोर्ट इसको एग्जामिन करे कि क्या आया इतने पैसे या इतना एक्सचेकर को लॉस कॉज हुआ है, और उस लॉस के मुताबिक ये वॉलंटरी रिटर्न या प्ली बार्गेन जो है ये बनता भी है या नहीं, या अमाउंट बहुत छोटा है कंपेयर टू द लॉस दे कॉस्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और फिर उसके बाद इन लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी हों, अगर वो ब्यूरोक्रेट्स हैं और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं तो डिस्क्वालीफाई हों और उनको 10 साल के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाज़त ना हो। तो ये तो नैब का अपना एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, जिसके थ्रू नवाज शरीफ साहब अगर वो चाहें तो प्ली बार्गेन या वॉलंटरी रिटर्न की प्रोविजन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब ये प्रोविजन एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मरियम बीबी की बातों से, उनकी स्टेटमेंट से, उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जो स्टेटमेंट्स हैं, जलसों में तकारीर है, उनसे यही लगता है कि वो आज तक इस बात पे अटल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके खिलाफ नैब कोर्ट ने कन्विक्शन दी है। वो ना हाई कोर्ट के फैसले को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, ना नैब कोर्ट के फैसले को मानते हैं। वो पाकिस्तान की अदालत के किसी फैसले को नहीं मानते। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने कभी करप्शन कमिट नहीं की। तो जब उनकी पार्टी इस बात को मानती नहीं है तो ऑब्वियसली वो कभी भी ये वॉलंटरी रिटर्न या प्ली बार्गेन की प्रोविजन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बिकॉज द मोमेंट आप ये प्रोविजन एक्सरसाइज करते हैं, आप एडमिट करते हैं कि आपने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस अंडरटेक की हैं। तो क्लियरली आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल, बट अगर वो चाहें तो वो अपने आप को जेल से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटीज नहीं है और पॉसिबल नहीं है ऐसा, तो फिर आप लोग क्यों, मतलब एक मीडिया है, मीडिया सेल है एक, वो यहाँ पे इस किस्म की बातें कर रहे जी कि वो इन्होंने इस किस्म की डील स्ट्राइक करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं। तो फिर अगर नई पॉसिबिलिटी, आप बिल्कुल क्लियर नहीं कह रही है कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं मौजूद कि मियाँ साहब ऐसी कोई प्री बार्गन करेंगे, तो फिर क्यों इस किस्म की र्यूमर्स चल रही हैं? क्योंकि डेफिनेटली ये नून लीग वाले तो इस किस्म की र्यूमर्स नहीं चलाएंगे ना, या पीपल्स पार्टी वाले इस किस्म की र्यूमर्स नहीं चलाएंगे। तो ये आप लोगों का कोई प्रोविंशियल मीडिया सेल है, वो इसी किस्म की र्यूमर्स अगर फ्लोट कर रहा है तो देयर मस्ट बी अ रीजन टू इट ना जी, या जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट दे आर डूइंग इट। राना साहब, आई एम नॉट दैट पब्लिक ऑफिस होल्डर या पॉलिटिशियन जो इस किस्म के रूमर्स कभी स्प्रेड करता है, ना ही मुझे लगता है कि मेरे कॉलीग्स इतनी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स करेंगे। बट क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपेरेंटली काफ़ी अलील हैं, उस जेल के अंदर उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, वो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, उनकी कुछ ऐसी इलनेसेस हैं जिनकी वजह से वो शायद जेल से बाहर आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की शायद मीडिया में स्पेकुलेशंस तो बहुत सारी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोरम से वो स्पेकुलेशंस आए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसी स्पेकुलेशंस करें। आई थिंक अगर ये होगा तो ये एक्सरसाइज सिर्फ नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ये कर सकती है, इनफैक्ट सिर्फ वही कर सकते हैं, वो तो उनको एडवाइस कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इट्स स्पेकुलेशन, कहीं से भी आ सकती है। बट मुझे मेरी एडवाइस उन्हें यही होगी कि आई थिंक यू शुड एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, बिकॉज लगता है कि जेल में काफ़ी डिफिकल्ट है उनके लिए इतना अरसा गुजारना। आपने इलनेस की बात की है, मैं इलनेस की बात पे आता हूँ जी। अभी मैं ज़रा राना साहब की तरफ चला जाऊँ। राना साहब, यहाँ पे बड़ी बातें हो रही हैं जनाब शायद नवंबर दिसंबर में हुकूमत को कोई टफ टाइम मिलने वाला है। क्या टफ टाइम मिलने वाला है जी आपकी नज़र में? देखिए, पहले जो आपने बात जहाँ से शुरू की, मियां नवाज शरीफ के साथ से कोई डील हो रही है और वो चले जाएंगे, आप, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को एक चीज़ की रियलाइजेशन हो गई है, और पिछले दिनों में, चंद दिनों में 2-3 चीज़ों की रियलाइजेशन हुई। पहली रियलाइजेशन इनको हुई कि नैब और इकोनॉमी सही साथ साथ नहीं चल सकते। और फिर हुकूमती हलकों से बयान आने शुरू हुए कि नैब लॉज को चेंज करना नागुज़ीर है और शायद उसके अंदर कोई प्रोग्रेस भी हो रही है। दूसरी, इनको एहसास हो गया वक्त के साथ कि जो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं विच लीड टू करप्शन,
वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। और उसके ऊपर भी इनको 1 साल की हुकूमत के बाद, बल्कि 7 साल के एक्सपीरियंस, 7वें साल में, 6 साल तो इनको KPK का एक्सपीरियंस था, तो 7वें साल में आके इनको एहसास हुआ कि ब्यूरोक्रेटिक करेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। और अब वो क्यों हुआ इनको कि अब इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई है और बैठती जा रही है। तीसरा ये पॉइंट भी आप सुनने में आ रहा है कि जी मियां नवाज शरीफ जो है उनकी कोई डील होने वाली है। अच्छा, तो उसके पीछे जो सोच है वो ये है कि, और सोच नहीं हकीकत है, कि ये जितनी देर एक बेगुनाह को जेल में रखेंगे, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी रहेगी और लोगों को अपने जुडिशल सिस्टम के ऊपर या इस हुकूमत की जुडिशल मैनेजमेंट के ऊपर एतमाद नहीं होगा और ये इस मुल्क की इकॉनमी जो है उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो नवाज शरीफ को जेल के अंदर रखना इकोनॉमिकली इस हुकूमत को इतना महंगा पड़ रहा है कि उसका एहसास इनको बादल नाख्वास्ता अब होता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है आप उसको ये कहेंगे जी कि कोई डील होने वाली है, कोई ये होने वाला है। मुझे बताएं कि आज तक मोहतरमा की बातों से ये बात आया नहीं हो गई कि अभी तक इनको तो ये नहीं पता कि नवाज शरीफ ने पैसे कितने चोरी किए हैं। उनको चोरी में बंद किया हुआ है कि पैसा चोरी हो गया, ही हैड एसेट्स बियॉन्ड मींस। इनको अब एहसास हो गया है कि अगर इकॉनमी को ठीक करना है, हुकूमत को कंटिन्यू करना है, तो ये जो धांधली वाले और ये जो गलत किस्म के जालमाना फैसले हैं इनके ऊपर चल नहीं सकेगा कौम। अब आप देखें हमारे साबका वजीर आजम है अब्बासी साहब, वो कहते हैं आज जितना मर्जी रिमांड कर लो, इनका शौक पूरा कर लो, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे तस्कीन पहुंचती है इमरान खान को, लेकिन बाकी जो इमरान खान की टीम है उसको तस्कीन नहीं पहुंचती। वो पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं। तो मैं जब ये आपसे बात हो रही थी, इनके दिन थोड़े हैं, कोई बात नहीं, ये अपना शौक पूरा कर लें। नहीं, लेकिन आप किन बेसिस पे कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में कोई टफ टाइम इन्हें मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए मेरा ख्याल है कि मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूं और 97 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ था। थोड़े बहुत जिंदगी के और भी तजर्बे हैं। एक पैमाना लबरेज होता है, उसको वक्त लगता है। एक वक्त था कि हर कोई सोचता था कि इसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो फूल हैं, वो सच है। आज वो वक्त आ गया कि इनका मुंह खुलता है, लोग पहले ही कहते हैं झूठ बोल रहा होगा, कोई ना कोई नई झूठ बोलने के ऊपर आ गया होगा। तो अब वो बेतमादी और अगर ये इकॉनमी के ऊपर कुछ बेहतर काम कर लेते तो शायद लोग और कुछ देर बेवकूफ बन जाते। तो अब जो ट्रस्ट डेफिसिट है इस हुकूमत का, पहले तो ये ऑपोजिशन को 1% ये अभी तक इकट्ठा नहीं कर सके करप्शन के पैसों का। मेन एजेंडा करप्शन का है, हुकूमत चलानी इनको नहीं आती। 7 साल के बाद KPK पोलियो का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। ये इनकी मेडिकल शोबे में कारकर्दगी है। वहां एक BRT बनानी शुरू की थी, वो मेरा ख्याल है थोड़े दिन पहले पेशावर किया था। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं राणा साहब, 2020 के दिसंबर में भी मुकम्मल नहीं होगी। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आता हूं। तो आप BRT तो बड़ी दफा डिस्कस कर चुके, लेकिन कोई नई चीजें मेरे ख्याल में सामने लाएं। और नेक्स्ट में जब ब्रेक के बाद वापस आऊं तो लेट्स कम टू सम सॉल्यूशंस जी। इफ यू आर इन देयर बूट्स, राणा साहब मैं आपसे बात करूं, इफ यू आर इन देयर बूट्स, तो अगर आप होते इनकी जगह तो आप लोग क्या करते, क्या डिसीजंस लेते, कैसे इकोनॉमी सही करते, कैसे आप पैसे, अगर पैसे जो है, जैसे अगर ये कह रहे हैं कि पैसे जनाब लूटी हुई दौलत वापस लेके आएंगे, ये एग्जिस्टिंग लॉज जो है इनके अंदर फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं, इनकी मौजूदगी में आप लोग कैसे वापस लेके आते पैसे, आपसे पूछना चाहूंगा। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ जी। राणा साहब मैं वापस आपकी तरफ आ रहा हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि अगर आप इनकी जगह होते, इमरान खान की जगह होते या आप लोगों की हुकूमत होती, तो आप लोग इन्हीं लॉज के तहत, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं जिनके अंदर फ्लॉज भी हैं, लूप होल्स भी हैं, और आप लोगों को लूटी दौलत वापस लानी पड़ती किसी से भी, तो आप कैसे लेके आते? मेरी प्रायोरिटीज क्या होती? लूटी हुई दौलत होती जो कि 5-6 अरब डॉलर ये लोग कहते हैं अपने मुंह से, या मेरी प्रायोरिटी 320 अरब डॉलर की पाकिस्तान की इकोनॉमी होती। तो लूटी हुई दौलत के ऊपर मैं टीम बना देता और उन्हें कहता ये काम करो, ये मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है, लेकिन इस पे काम होना चाहिए। और मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो 3-6 अरब की लूटी हुई दौलत की बजाय 320 अरब की जो मईशत है पाकिस्तान की, जहां से रोजगार निकलता है, जहां से नौकरियां निकलती हैं, जहां से एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, जहां से लोगों को सुकून और सांस लेने का मौका मिलता है, उसके ऊपर मैं रात दिन मेहनत करता।
अच्छा। और मैं अपनी ज़राअत के ऊपर मेहनत करता। अच्छा। तो इस लूटी हुई दौलत के लिए मैं जो नैब, तो आपकी ये प्रायोरिटी ना होती, आपकी प्रायोरिटी ये ना मेरी प्रायोरिटी होती, लेकिन मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 ना होती। और मैं आपको ये बता दूं कि आप एक आधे महीने में, 2 महीने में आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगी कि पुरानी नैब ने क्या रिकवर किया और नई नैब ने क्या रिकवर किया। मुझे आप पिछले 5 साल की एवरेज बता दें। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप पूछें, फिगर्स लें कि नैब ने लूटे हुए पैसे पुराने दौर में 16-17 में कितने रिकवर किए, 17-18 में कितने किए और इन्होंने 18-19 में कितने किए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना फर्क है। मेरा ख्याल है कि हम उस सिस्टम को और एक्सेलरेट कर देते और तेज कर देते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि चलती हुई गाड़ी को आप खड़ा कर लें और सवारियों की चेकिंग करें कि बगैर टिकट के कितने लोग हैं। ये काम चलती हुई गाड़ी के ऊपर होना चाहिए। अच्छा चले जी, मलिका बीबी, आपके पास इतने, आपने बड़े अच्छे लॉज आप लोगों ने बनाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों की अपर हाउस में मेजॉरिटी नहीं है और ये लॉज बड़े अरसे से बने हुए, मेरे ख्याल में इनिशियली आप लोगों ने बना लिए थे, इनिशियल 90 डेज के अंदर अंदर आप लोगों ने बना लिए थे। लॉज से मुराद ये है कि आप लोगों ने ड्राफ्ट बना लिए थे। पहली बात तो ये कहूँगी कि ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी टर्म कंप्लीट नहीं करेगी और हम मुश्किलात पेश आएंगी हमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर। ये राना साहब की ख्वाहिश हो सकती है एज अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, लेकिन पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म जो अवाम के मैंडेट के साथ वज़ीर आज़म बने हैं, आफ्टर 23 ईयर्स स्ट्रगल इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी पूरी मुद्दत करेगी। और हम जिस मैंडेट को लेके आए थे, एंटी करप्शन के मैंडेट को, पाकिस्तान के नया पाकिस्तान के मैंडेट को, पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करने के मैंडेट को, पाकिस्तान को मदीना की रियासत के मॉडल पे एक इंडिपेंडेंट कंट्री रन करने के मॉडल को हम उसको कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात इन्होंने की कि इनकी तरजीहात नहीं होती कि ये बाहर के मुल्क से करप्शन के थ्रू जो मनी लॉन्डर हुई उसे वापस लेके आए। मैं इनकी बात से एग्री कर रही हूँ। यही फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एंटी करप्शन के मैंडेट के ऊपर हुकूमत में आई थी। हमने पाकिस्तान की आवाम से वादा किया था 23 साल तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान जिस वक्त वजीर आज़म है, 23 साल तक उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को ये वादा किया था कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा मैं पाकिस्तान के उस हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को, उस हर सियासतदान को, उस हर शख्स को जेल में डालूंगा और उस हर शख्स का एहतसाब करूंगा जिसने आपका पैसा लूटा है। बिकॉज मईशत, पाकिस्तान की रियासत और करप्शन साथ नहीं चल सकते। ये कहते हैं कि उनकी तरजीहात नहीं, लेकिन ये हमारी तरजीहात में अव्वल है, क्योंकि हम मदीना की रियासत के मॉडल फॉलो कर रहे हैं सब, जिसके अंदर इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर उन्होंने यहूदी से एक केस हारा था। हुक्मरान वक्त और आम इंसान दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक इक्वल होते हैं। इनफैक्ट हुक्मरान वक्त को अपने आप को अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा। तो देखिए हमने तो है, इसीलिए पाकिस्तान की आवाम ने हमें इलेक्ट किया और इनको नहीं इलेक्ट किया। ओके, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। देखिए ठीक है, आप लोगों ने कहा था इलेक्शन से पहले कहा था कि इंसाफ करेंगे, आप लोग सबको जेलों में डालेंगे जिन लोगों ने करप्शन की है। आप लोगों ने जेलों में डाला लोगों को, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों को आइंदा आने वाले दिनों में जो भी रीजंस है, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि जनाब लूप होल्स है लॉ के अंदर, फ्लॉज हैं लॉ के अंदर और एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं, तो उनके तहत अगर आइंदा आने वाले 6 माह 1 ईयर डाउन द लेन अगर इन लोगों को क्लीन चिट्स मिलना शुरू हो गई अदालतों से, अगर मैं कोर्ट्स में कह रहा हूँ, अगर मिलना शुरू हो गई, तो फिर तो ये दोज क्लीन चिट्स विल बी फॉरएवर। तो फिर आप लोग क्या, मतलब आप लोगों के लिए क्या फेस सेविंग होगी इन द टाइम्स टू कम, लाइक नेक्स्ट इलेक्शन में आप लोगों के लिए क्या फेस सेविंग होगी? पकड़ तो लिया आपने, लेकिन अगर क्लीन चिट्स मिलना शुरू हो गई तो फिर क्या होगा? देखिए राना साहब, जब हम हुकूमत के अंदर आए थे तो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से नैब लॉ के अमेंडमेंट्स के ऊपर मुलाकात भी की। हमने इनसे कुछ पॉइंट्स लिए भी जो इनकी
इनके मुताबिक जिसके थ्रू नैब स्ट्रेंथन हो सकता था या हमारे व्यू में नैब वीक हो सकता था, और ऐसे कवानीन उन्होंने अमेंडमेंट्स प्रपोज की नैब वार्डन्स के अंदर जो ये चाहते थे। उस ग्रुप की मीटिंग के अंदर याद सादिक साहब शामिल थे, उसके अंदर नवीद कमर शामिल थे, उसके अंदर जाहिद हामिद शामिल थे, तो इनकी पार्टी के सीनियर मेंबरान शामिल थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, और हमने बहुत सारी मीटिंग्स की बट डेडलॉक हो गया बिकॉज इन्होंने जो पॉइंट्स हमें दिए उस वक्त नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स के लिए, हमारे मुताबिक वो अमेंडमेंट्स करने से नैब एक टूथलेस, एक वीक बॉडी बन जाता और वो एहतसाब का अमल सही तरीके से कैरी आउट नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आफ्टर 1 year ऑफ बीइंग इन गवर्नमेंट और इवन फ्रॉम द इंसेप्शन हमारा मैंडेट यही था कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी को रेस्क्यू करेंगे, उसको स्टेबल करेंगे और फिर उसको एक रिवाइवल ट्रैजेक्टरी पर लेके जाएंगे। तो अब हम चाह रहे हैं कि नैब लॉज के अंदर अमेंडमेंट आए जिसके थ्रू जो बिजनेस पर्सन है, जो किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर का फ्रंट पर्सन नहीं है, वो नैब के परव्यू से बाहर आ जाए ताकि नैब किसी भी इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन को हरासा ना कर सके। पहली अमेंडमेंट तो हम ये लाना चाहते हैं ताकि जो इकॉनमी है, जो इन्वेस्टमेंट का हमारा एटमॉस्फेयर है वो बिजनेस फ्रेंडली हो, ताकि बिजनेसमैन को ये हमेशा ना हो, ये हमेशा ये फेयर ना हो कि मैं कोई भी एक्शन अंडरटेक करूंगा तो नैब मुझे पकड़ लेगी। और ये वजीर कानून और इंसाफ फ़ारूक नसीम साहब ने भी अपने डिटेल इंटरव्यू में अमेंडमेंट्स की बात की और मैं उनको रिपीट कर रही हूँ आपके सामने। दूसरी अमेंडमेंट हम ये करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा है, उनकी जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने रेकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि आप जो ट्रायल जो बेल के पावर्स हैं वो ट्रायल कोर्ट को दें। हम अग्री करते हैं और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो हुकूमत वक्त के ऊपर लाजिम है, तो हम उसका एहतराम करेंगे और हम वो अमेंडमेंट लेके आएंगे। उन्होंने उसमें ये भी कहा है कि सेक्शन 16 के अंदर जो नैब ट्रायल की मुद्दत है 30 डेज जो आपने दी हुई है बहुत कम है, अनरीजनेबल है। इस टाइम के अंदर तो कभी भी कोई ट्रायल कंप्लीट नहीं हो, तो इस मुद्दत को भी चेंज करें, हम वो भी अमेंडमेंट लेके आएंगे। फिर मैंने आपको पहले बताया था कि वॉलंटरी रिटर्न के अंदर जस्टिस अजमत शहीद शेख ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी एक प्रपोजल है, उनका भी एक जजमेंट है, उसके ऊपर भी हम एहतराम करेंगे, वो भी हम अमेंडमेंट्स लेके आएंगे। उसके अलावा हम थ्रेशोल्ड की भी बात कर रहे हैं कि क्या आया नैब को सिर्फ मेगा करप्शन केसेस को देखना चाहिए या वो जो छोटे पेटी मैटर्स हैं उनके अंदर उनको इंटरफेयर करना चाहिए। और फिर ऑब्वियसली हम इदारों को मजबूत करें, SECP को, FBI को, तो हम चाहते हैं कि टैक्स के मैटर्स ये नैब के पास ना आए। कोई स्टॉक ब्रोकर है उसका कोई इशू है वो नैब के सामने ना आए। आपकी बात आप SECP और FBI के परव्यू में, तो ये एक मिनट जी, मैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक ले लूं, कंपल्शन है, एक ब्रेक लेके वापस आता हूँ और फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे शुरू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मलिका बुखारी साहिबा, एक तो आपकी लॉज कैसे आप पास कैसे करवाएंगे, लॉ की शक्ल कैसे बनेगी इसकी, क्योंकि आप लोगों के पास मेजॉरिटी नहीं है। इट्स वेरी ऑब्वियस, आप लोगों के पास मेजॉरिटी नहीं है। आप लोगों का डेडलॉक, आपने खुद बोला आप लोगों का डेडलॉक हो गया था जब इन्होंने ऑपोजिशन ने आप लोगों को कोई सजेशंस दी थी, वो नहीं है, सब कुछ नहीं हो रहा। कोई आप लोगों के अंदर ब्रिज बिल्डिंग नहीं है। जैसे हुकूमत जो है वो अपोजिशन के साथ एक ब्रिज बिल्डिंग करने के लिए एक बीच में एक बंदा होता है या 2-4 बंदे होते हैं जो ब्रिज बिल्डिंग करते हैं, लॉज कवानीन पास करवाने होते हैं, वो नहीं है आप लोगों में कि एक बार तो फिर डेडलॉक तो नहीं हो जाएगा। हाँ साहब, देखिए जहाँ तक लोअर हाउस की बात है वो तो हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी है, वहाँ से हम पास करवाएंगे, हमें मुश्किलात सेनेट में पेश आएंगी, बट हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि ये सब चाह रहे थे कि नैब जो है उसके लॉस के अंदर अमेंडमेंट्स आए, ये चाह रहे थे कि नैब एज एन इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी इदारा, कोई वीकनेसेस हैं जो उन्होंने भी आइडेंटिफाई की और सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स है उसके ऊपर, अगर हम उसके ऊपर एक्ट अपॉन करके एक अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमारा साथ देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम ऑब्वियसली ऑप्शन है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप पूरे हाउस का, अपर एंड लोअर हाउस का एक जॉइंट सेशन कॉल करें, उसके अंदर भी यू कैन पुट द बिल टू वोट। तो स्ट्रैटेजी अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं, बट वी विल रीच आउट टू देम। हम अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ
होपफुली ड्राफ्ट शेयर करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि क्या इसके ऊपर हमने स्ट्रैटेजी बनानी है। बट इनको हम कॉन्फिडेंस में लेंगे और इनसे कंसल्टेशन करेंगे और उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि ये हमें इस लेजिस्लेशन में सपोर्ट करें जो इनके मुताबिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। ये पहले दिन से ही नैब ऑर्डिनेंस के अंदर अमेंडमेंट्स जा रहे हैं, तो अब अमेंडमेंट्स आ रही हैं तो इनको तो इस लॉ में हमें सपोर्ट करना चाहिए। राना साहब, डू यू एग्री विद दीज अमेंडमेंट्स और क्या आप लोग इनका साथ देंगे हुकूमत का? जी देखिए, अमेंडमेंट सिर्फ हमें इफेक्ट नहीं कर रही, जहां जायज अमेंडमेंट्स होंगी और वो हम उस पर सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि कोई नाजायज जो नाजायज चीजें नैब के लॉ में शामिल हैं उनको देखें। मोहतरमा ने, बुखारी साहबा ने जो बात की, इन्होंने प्रपोज नहीं किया था। ये पीटीआई हमारे पिछले दौर की गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया था, लेकिन हम लोग समझते थे कि हम अगर करेंगे तो ये लोग हमारे पे जो करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं वो इनकी बात तक स्ट्रेंथन हो जाएगी कि हमने अपने लिए रिलैक्स कर लिया। तो हमारे लिए पॉलिटिकली मुमकिन नहीं था कि हम उस वक्त नैब लॉज को अमेंड करते, और हमने नहीं किया। और लेकिन इनके लीडर इमरान खान की बड़ी वाज़ेह पोजीशन है, वो जो एक क्लिप सोशल मीडिया पे चल रही है शायद एक बड़े सीनियर एंकर के साथ, कि मैं लैब लॉज को चेंज नहीं करूंगा। उन्होंने कहा अगर आप पे कल लगे, कहता भले मैं भी अंदर जाऊं। तो इनकी तो पोजीशन ये थी कि मैं हुकूमत में आ गया हूं और मैंने दूसरी पार्टीज की लीडरशिप को अंदर करना है, और उन्होंने जैसे अब जो उनको सहारे मौजूद हैं उनकी मदद से उन्होंने हमारी 10-12 लोगों को इस वक्त जेल में भेजा हुआ है। तो अब हमने तो भुगत ली है, अब बारी इनकी आ रही है। तो इसलिए हम भी देखेंगे कि कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं। अब ये मोहतरमा कह रही हैं कि जी जो हैरेसमेंट होती है कारोबारी लोगों की, वो तो हम रोकना चाहते हैं। तो जो हैरेसमेंट सियासी लोगों की होती है वो ये जारी रखना चाहते हैं। तो इनकी बात तो यही है ना कि सियासी लोगों के साथ हैरेसमेंट जायज है, कारोबारी लोगों ने, क्योंकि उन्होंने कारोबार बंद कर दिया है, इनकी मईशत तबाह हो रही है पाकिस्तान की, उसके ऊपर ये मजबूरन कर रहे हैं। तो दोगली पॉलिसियों से मुल्क के अंदर ठीक नहीं होगा। पॉलिसी वो होती है जो सबके लिए एक हो। ये जो इस तरह की जो पॉलिसीज हैं, इनके साथ क्या कहते हैं, डिफरेंस आपका राना साहब, डिफरेंस तो आपका यहीं पे आ गया, ठीक है ना जी। बाद में तो ये ब्रिज बिल्डिंग करेंगे हुकूमत वाले आपके साथ, या आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। आपने डिफरेंस तो यहीं पे रख दिया। आपने कहा जी कि ये अगर उनके साथ करेंगे, बिजनेस कम्युनिटी को एज दे रहे हैं तो हमें नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है आप एग्री नहीं कर रहे। यही हुई ना बात। देखिए, बिजनेस हम तो कोई जो पॉलिटिकल आदमी है उसकी पॉलिटिकल दौर में अगर वो करप्शन को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो बगैर हैरेसमेंट के करें। मेरा जो सवाल है वो ये नहीं है कि हम कैसे करनी चाहिए, आपके नजदीक कैसे होने चाहिए लॉज के अंदर? ये जो आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान गिरफ्तारियां करते हैं, अब मुझे बताएं कि इन्होंने तो लॉ नहीं बनाए सर ना, लॉ तो तुसी बनाए ने। इस पे लॉ, ये जो लॉ देखें, हमने ये लॉज बने हुए हैं राना साहब 1999 के। तो उस तो बात तुसी आ चुके हो ना, तुसी लोग हुकूमत विच रह चुके हो ना, तुसी चेंज कर देंगे। 1999 से लॉज के अंदर एक डिस्क्रिप्शन होती है जो सेन माइंड से इस्तेमाल होती है, वो किसी पागल दिमाग से इस्तेमाल नहीं होती। 1999 में मुशर्रफ ने कानून बनाए, उसने इतना पागलपन नहीं दिखाया जो आजकल ये दिखा रहे हैं। उसने लोगों के साथ इतनी हैरेसमेंट नहीं की जिसने ये कानून बनाया था अपनी हुक्मरानी को बढ़ाने के लिए। तुसी चेंज कर देंगे, दौर में इसने तुसी हुकूमत से तुसी चेंज कर देंगे। हमें नहीं पता था कि ये जो डिस्क्रिप्शन है उसका मिसयूज होगा। ये आपको ये नहीं पता था कि आपकी बारी आएगी, इसलिए आप लोगों ने चेंज किया। मिसयूज ऑफ डिस्क्रिप्शन का, और बारी अब इनकी आएगी। हमने तो भुगत लिया, और 2-4 लोग पकड़ लेंगे, हमने तो भुगत लिया, लेकिन इनका भी पूरा नाक रगड़ेंगे इंशाल्लाह। चलो, लेकिन मैं सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं, नाक रगड़ेंगे आप इनका, ये आपके साथ कर रहे हैं, मुझे इस चीज से कुछ लेना देना नहीं, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन मुझे निकलता और नजर नहीं आ रहा। सॉल्यूशन मतलब अगर यही डेडलॉक है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि दिसंबर तक ये कोलैप्स हो जाएंगे। अच्छा चलो, एक कोलैप्स हो जाएंगे, किस तरह कोलैप्स हो जाएंगे वो समझाते हो ना, किस तरह कोलैप्स हो जाएंगे? इकोनॉमी, जॉबलेसनेस। मैं आज एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से आया हूं, कोई 500 बच्चा मास्टर्स और ग्रेजुएशन करके निकला है। उनके पेरेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि राणा साहब आगे क्या होगा हमारे बच्चों का, हमने जमा पूंजी 2.5 लाख रुपया साल की फीस दी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चे ग्रेजुएट हुए, इनके आगे फ्यूचर क्या है?
तो ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ 5 साल गुजरे ने? देखिए मेरे पास कोई फिगर्स नहीं है, लेकिन जॉबलेसनेस का जो इंडेक्स था वो बहुत हमारे फेवरेबल था, लोगों को नौकरियां मिली हैं, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और ग्रोइंग इकोनॉमी में जॉब्स होती हैं। आई अंडरस्टैंड आपके पास फिगर्स नहीं होंगे, लेकिन मैं वैसे एक वेग आइडिया अगर आप 600 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिर्फ आपके नए पावर हाउसेस के लिए सिलेक्ट होके चाइना से ट्रेन होके आया था, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मलिका बीबी, आप लोगों की हुकूमत मेरिट को फॉलो कर रही है? जी देखिए राना अफजल साहब ने बहुत सारी बातें की, जज्बाती भी हो रहे थे ऑन द इशू अकाउंटेबिलिटी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखें जहाँ तक इकॉनमी की बात है, मैंने हालिया ही IMF की इकॉनमी की बातें करते हैं, पहले तो कर्ज़ों पे आ जाएं। अगर इकॉनमी की बात करनी तो देन आई हैव टू गिव यू फिगर्स। 10 साल के अंदर कर्जे को 6,000 अरब से 30,000 अरब के ऊपर ले गए। जब हम हुकूमत के अंदर आए तो $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। ये बहुत अमेजिंग इकोनॉमी चलाने के एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट थे। इनके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त लंदन के अंदर बैठे हुए हैं और उनके वारंट गिरफ्तारी के इशू हैं, पाकिस्तान की आवाम को जवाबदेह हैं और वो इवेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स। ये तो हाल है। और जहाँ तक बात में कही थी करंट अकाउंट एक्सपोर्ट्स की बात, ये कहते हैं जी हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत आगे तक लेके चले गए इनके दौरे हुकूमत में, और ये रिकॉर्ड के ऊपर है। एक्सपोर्ट्स $25 बिलियन से $23 बिलियन पे आ गई। ये तो इकोनॉमी की एक्सपोर्ट्स की हालत है। हमने आके ट्रेड डेफिसिट को भी कम किया। उसके बाद आप आ जाएं IMF के ऊपर। IMF के पास पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, जो पिछले इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सेपरेटली कितने IMF की डील्स की है। IMF के सिर्फ राना साहब 2-3 बातें, राना साहब सिर्फ 2-3 बातें। IMF ने अपने रिपोर्ट के अंदर लिखा है that the previous governments failed out to carry the structural reforms needed to revive Pakistan's economy। इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर ऐसे शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जिससे इकोनॉमी एक्चुअली तबाह हो गई। जब हम हुकूमत के अंदर आए, रिकॉर्ड खसारे, $9.7 बिलियन तो हमने इनके कर्जों की अदायगी देनी है। हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उसमें से आधा रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2200 अरब हम देते हैं लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट। ये इकोनॉमी चलाने की बातें कर रहे हैं। एक आदमी एक घर के ऊपर पूरे घर को मकरूज कर जाए, फिर आके कहे चलो जी तुम्हें इस घर का खर्चा सही तरह चलाओ। भाई हम कर्जे देंगे, हम अपना जो है अपनी आमदनी के अंदर रहेंगे, हम क्लॉ बैक कर रहे हैं। हम एक ऑस्टेरिटी गवर्नमेंट है, बिकॉज हम अपनी चादर से ज्यादा पाँव नहीं फैलाएंगे। इन्होंने फैलाए, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कर्जे चढ़ाए, इन्होंने कोई लार्जर इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक नहीं किया। इन द लार्जर आउटलुक इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद किया है। इनके जो फिगर्स ये एम्प्लॉयमेंट के दे रहे हैं वो भी शायद ठीक नहीं है। नेपोटिज्म, मिस गवर्नेंस, करप्शन की बदतरीन मिसाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत। अब आप देखें PIA जो है प्रॉफिट में है, पाकिस्तान पोस्ट प्रॉफिट में आ रहा है। हम पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको मजबूत कर रहे हैं, उनको मजबूत कर इवेंचुअली जो इनके अंदर पता नहीं कितने, और सर्कुलर डेट कितना देखे गए बताए, पूछे इनसे इन्होंने पाकिस्तान को कितने गर्दशी कर्जे छोड़े। 1.2 ट्रिलियन हमने इकट्ठे किए थे, राना साहब आपकी हुकूमत ने इकट्ठे किए थे। ऑल दीज लॉसेस आर एट्रीब्यूटेबल टू यू। ये आपकी गवर्नमेंट की जो पुरानी पॉलिसीज हैं, जो आपने इकदाम उठाए, उनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आपके पास मैं ये इनकी बैंक की किताब दिखा रहा था, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो स्टेट बैंक ने जारी किया, उसके पेज 37 के ऊपर जो हम छोड़ के गए हैं टोटल कर्जे वो 23,024 अरब के थे, ऊपर से नीचे तक। माजरत के साथ कह रहा हूं, इमरान खान साहब से लेके अभी अनीका साहब तक ये 30,000 का झूठ बोलते हैं कि 30,000 अरब के कर्जे थे। ये किताब इन्होंने पब्लिश की है 3 महीने पहले, और इसके अंदर पेज 137 के ऊपर लास्ट लाइन है। मैं ये बार बार इनको आईना दिखा चुका हूं कि आवाम से झूठ ना बोला करें फिगर्स के बारे में। अभी इन्होंने बहुत सारे फिगर्स दिए, उनमें से इन्होंने कोई दुरुस्त बातें की हैं, और वो दुरुस्त बातें ये हैं कि एक ट्रेड डेफिसिट, एक फाइनेंशियल वो डेफिसिट था, और वो डेफिसिट जो था उसके बावजूद हम $16 अरब के जो कर्जे जो हम बैंक बैलेंस छोड़ के गए, डिपॉजिट छोड़ के गए, आज तक उस लेवल पे ये नहीं पहुंचे।
हम 16 अरब छोड़ चले मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू फिगर्स जी, क्योंकि फिगर्स जो है ना कई जगह पे फज हुए होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, फज हुए होते हैं। मैं फिगर्स में नहीं पढ़ना चाह रहा क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है। सो उसमें आई पर्सनली थिंक वो बैठ के कोई पूरी उसमें चलना पड़ेगा, इसको फॉलो मैं नहीं कर सकूंगा। एनीवेज मैं सिर्फ इस नतीजे पे पहुंचा हूँ जी, आई एम श्योर कि दोनों मेरे से डिसएग्री करेंगे आप, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर ब्रिज बिल्डिंग की कोशिश करेगी पीटीआई तो नून लीग वाले तैयार नहीं है, ठीक है जी। और जो आप लोग कह रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं जनाब कि हमने तो भुगत ली, जो अकाउंटेबिलिटी भुगतनी थी अब बारी इनकी है। सो ये इसी तरह ही चलता रहेगा, कोई मुझे इसका हासिल वसूल नजर नहीं आ रहा, कोई मुझे इसका आउटकम निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एनीवेज आउटकम है, ओके आउटकम है ओके, इलेक्शन चोरी नहीं होगा तो अवाम का ट्रस्ट होगा हुकूमत में। एनीवेज मैं वो एक फिर दूसरी डिबेट शुरू हो जाएगी, लेकिन एनीवेज अभी जो इस वक्त जो सॉल्यूशन में निकालने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं नजर आ रहा यहाँ पे सॉल्यूशन निकलता हुआ। मैं सब लास्ट पॉइंट मैं आपको कह दूं जी मलिका बीबी, जस्ट लेट मी एंड ऑन इट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिला तफरीक एहतसाब में बिलीव करती है। मैं आपके शो पे कह रही हूँ, मैंने एक और शो पे भी कहा था, हमारे मुताबिक कोई भी शख्स, कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, अगर वो करप्शन करेंगे तो फुल फोर्स ऑफ लॉ उनके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। और नैब को इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन हर किसी के खिलाफ इकदाम उठाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो या किसी भी आला मनसब के ऊपर बैठा हुआ। तो ये कोई भी विच हंट नहीं हो रहा है इनके खिलाफ। हम बिलीव करते हैं कि सबका एहतसाब होना चाहिए। वन लाइनर जी, राणा साहब वन लाइनर बिल्कुल होना चाहिए। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ के ऊपर कितने पैसों का इल्जाम है जिसके अंदर वो उनको गिरफ्तार किया हुआ है? आर यू स्पेसिफिक? आपको पता है कितने पैसों का इल्जाम है, या आप गिरफ्तार पहले करते हैं, इल्जाम बाद में डाल रहे हैं? राणा साहब, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो रेफरेंसेस हैं, एक एवन फील्ड सुन लीजिए, आप गिरफ्तार करेंगे फिर बताएंगे कितने पैसे इसने चोरी किए हैं। राणा साहब मुल्क के 3 दफा मुंतखब वजीर आजम आवाम को बता नहीं सके आज तक कि वो मतलब कि वो 900 करोड़ की प्रॉपर्टी, 900 करोड़ के 2 अपार्टमेंट्स लंदन में कैसे ओन करते थे, जब उनकी इनकम टैक्स और उनकी आमदन जो है वो ये प्रूव नहीं करती थी कि वो इतने अमीर शख्स हैं। मुल्क के मुंतखब वजीर आजम आज तक ये भी नहीं बता सके कि उन्होंने अल अजीजिया स्टील मिल कैसे सेटअप की, उन्होंने अपने बेटे को जो पैसे भेजे, सारे प्रॉफिट्स उनके पास कैसे आए। वो राणा साहब, नवाज शरीफ साहब इज कन्विक्टेड इन दीज रेफरेंसेस बिकॉज वो पाकिस्तान की आवाम को आज तक बता नहीं सके कि हाउ डिड ही वाज ही एबल टू एक्यूमुलेट दीज एसेट्स। आज तक राणा साहब, आज तक कतरी खत के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिली जिसके वो प्रूव कर सके कि वो पाकिस्तान की आवाम के पैसे उन्होंने कैसे बात कर रही है मनी ट्रेल की। एनीवे ये फिर आगे चलता रहेगा सिलसिला। आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।